तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वेनेसा का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आता है और फिस्क को कंसोल करने की कोशिश करता है। अब उसी वक्त मुझे अंदाजा लग गया था कि इस डॉक्टर का ये आखिरी दिन होने वाला है और वैसा हुआ भी। यहाँ पर फिस्क का चक्कर मौत से टक्कर वाली बात हो गई जहां उसने डॉक्टर को एक बियर हग देकर मार डाला। पर हम सबको पता लग जाता है कि वेनेसा अब नहीं रही। अब जो लोग विल्सन फिस्क को जानते हैं उन्हें अंदाजा है कि ये औरत आखिरी लिमिटर थी फिस्क की इवलनेस का। विल्सन फिस्क आज तक जो थोड़ा बहुत होल्ड बैक करता था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वनेसा की नजरों में एक शैतान नहीं बनना था। पर अब वो रीजन भी इस दुनिया को छोड़ चुकी है और हम देखते हैं वनेसा के फ्यूनरल को और थोड़ी ही देर में हमें अंदाजा लग जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो शैगी यानी चार्ल्स की शिपमेंट में जो जबरदस्त नंबर्स में आर्म्स और एम्यूनेशन थे वो अब एवीटीएफ वाले स्क्रैम्बल कर रहे हैं। तो एक तरफ चल रहा है वनेसा का फ्यूनरल तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त पर तैयारी हो रही है एक जंग की। फिर वहीं हम देखते हैं कि मैट और कैरन किसी भी तरह से पॉइंटडेक्स्टर को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखती है जेसिका जोन्स जिसके घर पर कुछ लोग अटैक करने आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन लोगों के पास भले ही असॉल्ट राइफल्स थे पर उन्होंने कपड़े पहने हुए थे सिविलियन वाले। यहाँ हम देख सकते हैं कि जेसिका अब एक माँ है। अब दूसरी तरफ जब कैरन और मैट की बहस हो रही थी तो आप वहाँ नोटिस कर पाओगे कि डेयरडेविल की सूट का ब्लैक कलर उतर रहा है और उसके नीचे है डेयरडेविल का क्लासिक रेड कलर। एंड ऑनेस्टली मैं डेयरडेविल को उसके आइकॉनिक रेड कॉस्ट्यूम में देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कैरन और मैट के बीच वही मोरल कोड वाली बहस शुरू होती है कि क्या जान लेना सही है या नहीं। और हमेशा की तरह हमारा मैट मर्डॉक नो किल रूल पर अड़ा हुआ है। पर यहाँ पर अब मैं एक पैटर्न देखने लगा हूँ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पूरा थीम ही यही है कि कब जाकर डेयरडेविल अपने मोरल्स को तोड़ेगा या फिर क्या वो सब कुछ होने के बाद भी अपने मोरल्स पर अड़ा रहेगा। फॉगी की मौत उसे ऑलमोस्ट पुश कर चुकी थी पॉइंटडेक्स्टर की जान लेने पर। फिस्क मैट को कहता भी है कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फ्रैंक ने कहा था कि तुम कब उन्हें मारना शुरू करोगे। हेक्टर अयाला की मौत ने भी उसके मोरल्स पर सवाल उठाए। पॉइंटडेक्स्टर ने भी दोबारा उससे क्वेश्चन किया और अब कैरन भी। तो ये शो या तो डेयरडेविल को लेजेंड बना के छोड़ेगा या फिर हमें एक स्ट्रेट अप मेनेस मिलने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन होगा। फिर हम देखते हैं वनेसा की फ्यूनरल गैदरिंग और वहां पर बीबी भी होती है। पर यहाँ बीबी का मूड बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। वो एक फ्यूनरल में मुस्कुरा रही है, डैनियल के साथ फ्लर्टी बैंटर कर रही है, यानी कि वो माहौल को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। वहीं बक डैनियल को समझाता है कि उनका मोल को पकड़ना बहुत जरूरी है जिस पर डैनियल बीबी को डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर बक डैनियल को बैरियम यूज करने का आइडिया देता है जहां वो जानबूझकर एक सुराग छोड़ेगा और जो कोई भी मोल है वो उसे लेने आएगा और अगर वो बीबी हुई तो रात के अंधेरे में उसका हाथ जरूर चमकेगा। तो इससे इतना तो क्लियर है कि बक को बीबी पर पूरा शक हो रखा है। वहीं एक रूफ टॉप पर मैट और जेसिका मिलते हैं और वहां पर वो बताती है कि सुबह जो लोग उसके घर पर अटैक करने आए थे वो कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स के लोग थे। अब यहीं पर जेसिका डैनियल को मेंशन करती है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पहले जेसिका के घर पे जो उसकी बेटी दिखी थी वो जेसिका और ल्यूक केज की बेटी डैनियल केज है। अब कॉमिक्स में डैनियल अपने दोनों ही पेरेंट्स की पावर्स को होल्ड करती है। जहां मार्वल के एक अल्टरनेट यूनिवर्स में वो कैप्टन अमेरिका भी रह चुकी है तो मार्वल ने बड़े ही सटल तरीके से एक और फ्यूचर सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि मैट और जेसिका फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक ऑल आउट अटैक कर देना चाहिए और वो दोनों मिलकर एवीटीएफ के हैंगर पर अटैक कर देते हैं। अब मैं सच बता रहा हूँ, पेटी में रखी वो घड़ी एक अलग ही लेवल की सपोर्टिंग कास्ट है भाई इस सीरीज की। पर इस रेड में कुछ अजीब होता है। तो जेसिका जब सबसे लड़ रही होती है तो वहां पर पावेल आता है और जेसिका जब उसे पंच करती है तो वो हिलता तक नहीं है। इनफैक्ट जेसिका को खुद चोट लगती है। अब ये थोड़ा वियर्ड जरूर था पर इसका कोई लेना देना नहीं है पावेल से, इसका लेना देना है जेसिका से जिसकी पावर्स ग्लिच कर रही है। इस बारे में वो मैट से बात भी करती है। पर फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर हेदर मेयर के मैंशन में टहलते टहलते थोड़ी बहुत हाथ की सफाई करती नजर आ रही है। पर जब वो आईने के सामने जाती है तब कैमरा टिल्ट होता है डच एंगल में। अब जिन्हें थोड़ी बहुत भी सिनेमाटोग्राफी की नॉलेज है वो डच एंगल के बारे में जानते हैं। तो डच एंगल किसी सीन में तभी रखा जाता है जब डायरेक्टर ये दिखाना चाहता है कि इस सीन में कुछ तो गड़बड़ है
और ये गड़बड़ बहुत ही सटल है। हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि डॉक्टर हेदर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या ये डच एंगल उसी का हिंट था कि वो आगे म्यूज बनने वाली है। अब इसके बाद का सीन थोड़ा वियर्ड बट बड़ा ही इंसाइटफुल है, क्योंकि हमने रियल टाइम में डॉक्टर हेदर को चेंज होते देखा। तो बक से बात करते हुए हेदर बताती है कि बेशक उसने किसी की जान ली है जो उसे मारना चाहता था, पर वो इस बात को लेकर ब्रेव फील नहीं करती। जिसमें बक हेदर को एक मेंटल रिलीज देने के लिए कहता है कि जो पावरलेसनेस उसने उस वक्त फील किया था, वो अभी उसे चोक करके वो हेल्पलेसनेस वाला प्रेशर निकाल सकती है। पर जिस तरह से हेदर बक को चोक करना शुरू करती है, वो कोई प्रेशर रिलीज वाला चोक नहीं था। हेदर के अंदर वही पागलपन दिख रहा था जहां एक इंसान किसी की जान लेना चाहता है। आप सोचो, बक खुद एक मार्क्समैन है और उसने खुद हेदर का हाथ छुड़ाया, क्योंकि वो समझ गया था कि हेदर जो प्रेशर लगा रही है वो अब सीरियस होता जा रहा है। और जिस तरह से बक हेदर को पीछे से देखता है, उसे यह अंदाजा लग चुका है कि एक और साइकोपैथ अब पैदा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि फिस्क के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं, और उधर डैनियल के घर पर डैनियल समझ जाता है कि मोल को पकड़ने के लिए जो सुराग छोड़े गए थे उसे बीबी ने ही पकड़ा है, और डैनियल बीबी को कन्फ्रंट करता है। अब डैनियल तो जान गया है कि बीबी ही वो मोल है, पर वो उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि फिस्क का बनाया हुआ एम्पायर किस तरह एक एक करके गिरना शुरू होता है, जब एंजेला और कैरन मिलकर एक प्रोजेक्टर से वो सारे क्लिप्स चला देते हैं जो उन्होंने फिस्क के कैद किए हुए सारे कैदियों से इकट्ठा किए थे। और वो सब देखने के बाद फिस्क खुद भी ये समझ जाता है कि उसके मेयर वाले दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं सिटी हॉल के बाहर अब एवीटीएफ वाले सारे सिविलियंस पर चार्ज कर देते हैं, और बक के बताने के बाद पावेल सॉन्डर्स को सबके सामने मार डालता है, और एवीटीएफ अब कंप्लीटली लोगों पर चार्ज कर देते हैं। इधर फिस्क और मैट के बीच भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुका है। पर जो इंटरेस्टिंग बात थी वो थी फाइट से पहले, जहां मैट फिस्क को वैसे ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था जैसे पहले सीजन में फिस्क ने मैट को करने की कोशिश की थी। अब इस फाइट के पैरेलल्स काफी कमाल के थे। तो सिटी हॉल के बाहर एवीटीएफ सारे प्रोटेस्टर्स को पीट रहे थे, और इधर फिस्क मैट को। तो सिंबल और सिंबलिज्म दोनों ही किंगपिन के पावर के शिकार बन रहे थे। वहीं जब मैट फाइट को टेक ओवर करता है, तब इधर सिटी हॉल के बाहर मामला बिगड़ जाता है, जब हावी के जख्मी होते ही कैरन डिस्क्लोज हो जाती है, और अब उसके ठीक सामने पावल है। तो क्या पावल कैरन को मार डालेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि पॉइंट डेक्स्टर की लोकेशन अभी भी एवीटीएफ वालों को चाहिए। वहीं इधर मैट ने भी फिस्क की बुरी हालत कर दी है। पर मुझे फिस्क का सवाल पसंद आया, जब वो कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट कर नहीं सकते और तुम मुझे कभी मारोगे नहीं, तो क्या करोगे मेरे साथ मर्डॉक? अब ऑनेस्टली मैं मैट का जवाब सुनना चाहता था, पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और ऑनेस्टली कहूँ तो मैं वो दिन याद कर रहा हूँ जब डेयरडेविल नेटफ्लिक्स पर आता था और हम एक ही दिन में सारे एपिसोड बिंज कर सकते थे। पर अब वापस से एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये कहानी जाएगी किस ओर। क्या मैट फिस्क को शहर के हवाले कर देगा, या फिर मैट इस बार वो कर देगा जो किसी ने सोचा भी ना हो। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के एपिसोड 6 का। अब बचे हैं 2 एपिसोड, और भाई मैं अपनी एक्साइटमेंट कंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि आप अपने डेयरडेविल के अंदर का डेविल अंदर नहीं रह पाएगा? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।